हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंजुगेशन। लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्या सिखाया था, कंजुगेशन क्या होता है, कितने टाइप के कंजुगेशन होते हैं और क्या कंडीशन है किसी सिस्टम को कंजुगेशन करने के लिए। अब उसके हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बचे हुए हैं, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो 5 इंपॉर्टेंट हैं एप्लीकेशन, इन पाँचों को आपको अच्छे से जानने की जरूरत है, क्योंकि ये पाँचों एप्लीकेशन जो इसके 5 पॉइंट्स हैं, 5 नोट्स हैं, वो पांचों नोट्स क्या करते हैं, कई जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म, एसिडिटी, बेसिसिटी और रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो छोटे हैं बट बहुत काम के हैं, इसीलिए इसको हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्या है, तो हम लोग जो पहली बात करेंगे यहाँ पे नोट में लिखिएगा कि जो कंजुगेशन का पहला नोट्स है, इसमें हम क्या आपको सिखा रहे हैं। देखिए, अगर किसी सिस्टम के पास एक से अधिक पाई बॉन्ड है, जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, बट ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। तो अगर किसी एटम या ग्रुप के पास एक से अधिक पाई बॉन्ड है तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड कंजुगेशन करता है, दूसरा पाई बॉन्ड हमेशा क्या होगा, फ्री होता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इफ एनी सिस्टम है, इफ एनी एटम और group have more than one pi bond, ठीक है, more than one pi bond, एक से अधिक पाई बॉन्ड हो, more than one pi bond, then only, तब सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड कंजुगेशन करेगा, दूसरा हमेशा फ्री होगा। then only one pi bond is conjugated, one pi bond is conjugated while सेकेंड इज फ्री। दूसरा जो सेकेंड होगा वो क्या होगा, फ्री होगा या आउट ऑफ कंजुगेशन होगा, ठीक है, आउट ऑफ कंजुगेशन होगा। तो ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसके एप्लीकेशन अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले आप समझिए सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं। तो इस सिस्टम में जो हम करेंगे, देखिए ध्यान से, ये अब सिस्टम देखो, हमने बनाया यहाँ पे एक ब्यूटाडाइन सिस्टम, ठीक है। ब्यूटाडाइन में आप देखोगे दोनों सिस्टम के पास एक एक पाई बॉन्ड है, तो एक एक पाई बॉन्ड है तो दोनों कंजुगेशन में, ये भी कंजुगेशन करेगा और ये भी कंजुगेशन करेगा। तो यहाँ एक एक पाई बॉन्ड है तो हो जाएगा, कंजुगेशन हो जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। बट यहीं अगर हम ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन ले लें, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड, तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड क्या होगा, कंजुगेशन में होगा, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड होगा, और दूसरा जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वो नॉन कॉन्जुगेटेड होगा, ठीक है। जो सेकेंड वाला ये पाई बॉन्ड है दैट इज नॉन कॉन्जुगेटेड। अब इसको कैसे पहचानेंगे, अब ये कैसे पहचानेंगे, तो आइए इसका हम मैकेनिज्म करके देखते हैं। ये मैकेनिज्म से पहचान में आएगा। देखो भैया, जब इसका हम मैकेनिज्म करेंगे ट्रिपल बॉन्ड का, तो एक डबल बॉन्ड इस पे देखो, यहाँ पे इस एल्कीन के पास क्या है, एक पाई बॉन्ड, और इस एल्कीन के पास क्या है, एल्काइन के पास दो पाई बॉन्ड। तो एक यहां से यहां तो कंजुगेशन कर जाएगा, बट यहां का एक क्या होगा, रिमेन इंटैक्ट। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देगा, डबल बॉन्ड यहां भी रहेगा और एक डबल बॉन्ड यहां भी रहेगा। देखो ये दो दो डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूस आ गए, मतलब कि यहाँ का जो बीच का कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये आपका 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से 2 सिग्मा और 2 पाई रहेंगे, और यहाँ का जो CH2 उस पर क्या चार्ज आएगा, निगेटिव, और यहाँ का CH2 पाएगा पॉजिटिव। ये कौन सा पाई बॉन्ड है, ये वाला कौन सा पाई बॉन्ड है, जो नॉन कॉन्जुगेटेड था, ठीक है, नॉन कॉन्जुगेटेड। आप सभी लोग समझो क्यों नॉन कॉन्जुगेटेड हुआ। हमने बताया था आपको सिस्टम शुड बी प्लेनर, तो जब एक ही एटम दो पाई बॉन्ड बनाता है तो एक पाई, दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मान लो दो पाई बॉन्ड एक साथ बनते हैं तो एक ऑन द प्लेन होगा, एक एबव या बिलो द प्लेन होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। तो जो पैरेलल है वो कंजुगेशन करता है, जो पैरेलल नहीं है वो कंजुगेशन नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक पाई बॉन्ड कंजुगेशन क्या दूसरा बचा हुआ है। फिर जब ये वापसी आएगा तो रिमेन देखो आपका यही सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पे एक सिस्टम कंजुगेटेड है, दूसरा सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है। अब पूछोगे सर इससे क्वेश्चन क्या आएगा, तो देखो क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, ये दिया गया, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, और दूसरा दिया जाएगा आपका ये देखो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है। अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर दोनों में पूछा जाए हमें HBr ऐड करना है, ठीक है, इसमें हमें क्या डालना है, HBr, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इसमें भी हमें क्या डालना है, HBr,
तो HBr कहाँ पे ऐड होगा, आपको इसका आंसर बताना है कहाँ पे ऐड होगा। HBr में H पॉजिटिव पार्ट होता है और Br नेगेटिव पार्ट। अब बताइए कहाँ ऐड होगा, इसमें एल्कीन पे ऐड होगा कि एल्काइन पे, इसमें एल्कीन पे ऐड होगा कि एल्काइन पे। एप्लीकेशन में देखो तो आप सब जानते होंगे ये दोनों न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करते हैं, एल्काइन और एल्कीन बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो न्यूक्लियोफाइल है। तो हम देखेंगे इस केस में आपका जो एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और जो एडिशन होगा वो यहाँ हो जाएगा, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये CH3 हो जाएगा, जो पहले CH2 था वो क्या हो जाएगा CH3। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया, ये आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे एडिशन ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो एडिशन है वो एल्कीन पे हुआ है, बट यहाँ पे जो एडिशन होता है वो एल्काइन पे होता है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों हुआ? इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ये बना, क्यों ऐसा बना? कोई बता सकता है क्यों बना? एल्कीन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है एल्काइन से, एल्कीन का क्योंकि परसेंटेज करेक्टर कम होता है 33.3%, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म क्या होंगे, जल्दी रिएक्ट करेंगे। एल्काइन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्लो रिएक्शन करता है, इसलिए यहाँ पे एल्कीन पे रिएक्शन हुआ। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी तो होना चाहिए था ना वहीं पे, यहाँ इसलिए नहीं हुआ। इसमें देखो एक ही पाई बॉन्ड है और कंजुगेशन में है, तो इसका पाई बॉन्ड हमेशा डीलोकलाइज हो रहा होगा, बट इसका एक बॉन्ड बैठा होगा, तो एक बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, एक क्या होगा स्टैटिक रहेगा। तो जो स्टैटिक होगा HBr जाके उसी पे जुड़ जाएगा, और बाकी एक डायनामिक है, इसका भी एक डायनामिक है, कॉन्टिन्यूअस मोशन में है। तो कंजुगेशन होने से पाई बॉन्ड जो होता है वो अवेलेबल नहीं होते। तो इस एल्कीन का पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं था और इस एल्काइन का एक पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं था, दूसरा अवेलेबल था जिस पर रिएक्शन हो गया। बट यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, दोनों पाई बॉन्ड अवेलेबल हैं, बट क्योंकि एल्कीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल हुआ, इसलिए एल्कीन पे जुड़ा और यहाँ पे एल्काइन पे जुड़ा। तो पहले एप्लीकेशन का आपका पहला एग्जाम्पल है, ध्यान से याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन आते हैं। ये पहला नोट्स, ठीक है। अब आइए दूसरे नोट्स पे चलते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 अब लोन पेयर से है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एटम के पास, ध्यान रखिएगा, अगर किसी एटम के पास एक से अधिक लोन पेयर है तो सिर्फ एक ही लोन पेयर कंजुगेशन करेगा, बाकी कंजुगेशन में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इफ एनी एटम हैव, इफ एनी एटम और ग्रुप हैव more than one lone pair, more than one lone pair of electron then only one lone pair will be conjugated, अदर्स आर फ्री, ठीक है, अदर्स आर फ्री, बाकी सब जो होंगे वो सब क्या होंगे, फ्री होंगे, वो कंजुगेशन में नहीं होते हैं। अभी आप देखिए कैसे। आप सबने एक चीज देखा होगा कि जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और हेलोजनों पे 3 लोन पेयर होते हैं। तो जब यहां से स्टार्ट करिएगा तो आप सबसे पहले देखिए RCH डबल बॉन्ड CH, अगर हम नाइट्रोजन लिखें तो इसका एक ही लोन पेयर है, ये कंजुगेटेड होगा, है ना, ये कंजुगेटेड होगा। बट अगर हम यही एल्कोहल लिख दें तो एल्कोहल के पास बच्चों आप सभी को पता है एक से अधिक लोन पेयर है, 2 है ना, तो एक कंजुगेटेड होगा और एक नॉन कंजुगेटेड, क्योंकि दोनों लोन पेयर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और यही अगर हम बात कर ले हैलोजनों की, तो हैलोजन में अगर हम बात कर ले, यहाँ पे क्लोरीन लिख लें तो क्लोरीन में 3 लोन पेयर है, सिर्फ एक ही कंजुगेटेड है, बाकी सब फ्री। तो ये देखो ये कंजुगेटेड है, इसका एक कंजुगेटेड है और ये क्या होगा, फ्री होगा, कंजुगेशन में नहीं होगा, फ्री फ्रॉम कंजुगेशन, कंजुगेशन से फ्री है। इसका बेनिफिट बताता हूँ कहाँ है, अभी तुरंत बताऊंगा। ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, बट ये दोनों लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में नहीं है, ये भी फ्री फ्रॉम कंजुगेशन है। तो एक कंजुगेशन में होगा, बाकी सारे कंजुगेशन में नहीं होंगे। अब पूछोगे सर इसके एप्लीकेशन कहाँ मिलेंगे, तो देखो कहाँ मिलेंगे। देखो हम लोग जब छोटे थे ना, क्लास 11-12 में थे, तो एरोमेटिसिटी पढ़ते थे, और एरोमेटिसिटी में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6, 10, 14, 18 आया तो एरोमेटिक होता था, क्योंकि वहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आएगी। और यही अगर आपका आता था 8, 10, 12, तो इसमें क्या हो जाता था 8, 12 और 16, तो सब एंटी एरोमेटिक हो जाते थे।
तो प्रॉब्लम कहाँ होता था, यहाँ पे देखो आपको पहचानने में, जैसे ये पाइरोल है, ठीक। अब पाइरोल में अगर आपसे पूछा जाए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में हैं, तो आप देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 लोन पेयर है, सॉरी एक ही लोन पेयर है और 2 पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, और जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है रूल फॉलो करता है 4n प्लस 2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n इक्वल टू 4 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 आता है तो एरोमेटिक हो जाता है ना, तब क्या होता है एरोमेटिक हो जाता है। अगर n की वैल्यू 1 आई तो वो एरोमेटिक है, अगर n की वैल्यू 1 नहीं आई, 1 के अलावा फ्रैक्शन में आई तो हाफ होगा, 3/2 5/2, वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो पाइरोल में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था। हम लोग क्या गलती करते थे, ये जो हम लोग करते थे हमारे टाइम की बात है, अब आप सब सीख जाओ, आप गलती मत करिएगा। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना, तो 2 लोन पेयर तो हम लोग कितने गिनते थे, हम लोग काउंट करते थे 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे। गलती थी हमारी, पाई 8 नहीं है 6 ही काउंट करना था, बट हम क्या गलती करते थे, हमें लगता था 2 लोन पेयर है तो दोनों ना काउंट होगा, हाँ दोनों ना काउंट होगा, बट एक्चुअली क्या है, एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में है, और जो कंजुगेशन में होता है वही एरोमेटिसिटी का पार्ट होता था, और हम लोग क्या करते थे पूरा काउंट कर लेते थे, गलती होता था। अब क्या है, सिर्फ ये कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन में नहीं है, तो जब नॉन कंजुगेटेड है तो जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख रहे थे वो गलत था, हमें यही मॉडिफाई करना था, 6 ही पाई बॉन्ड लिखना था, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड कितने हो जाते हैं 6, तो फिर यहाँ पे 4n प्लस 2 बराबर 6 आता, तो n की वैल्यू फर्दर 1 आ जाती, तो ये फिर सही हो जाता है, 8 नहीं है 6 ही है, एक आउट ऑफ कंजुगेशन है, नॉन कंजुगेशन, तो जो कंजुगेशन में नहीं है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और हाइब्रिडेशन निकालने में भी दिक्कत होता है, देखो हाइब्रिडेशन निकालने में क्या दिक्कत होता है, अगर हम इस कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं लेंगे तो इस पे टोटल देखो ऑक्सीजन पे कितने हैं, अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो 2 बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं और 2 लोन पेयर, तो टोटल 4 हो जाते हैं, 4 से हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3, और sp3 मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होते, प्लेनर मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होते, सॉरी नॉन प्लेनर होते, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होते, sp3 क्या है नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर कभी एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। अब कंजुगेशन क्या बताता है, जो लोन पेयर कंजुगेशन में चला गया वो हाइब्रिडेशन का पार्ट ही नहीं है, कंजुगेशन में जो चला गया वो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं है, तो ये हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं है, तो एक लोन पेयर गया तो 3 ही बचे ना, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, अब कितना हो गया 3, sp2 प्लेनर होता है तो एरोमेटिक हो गया। यही गलती हम लोग करते आते थे, जो कि अब सही हो गया है, आप लोग ये गलती नहीं करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, आसान है, बस समझना जरूरी है। ऐसे थियोफिन में सल्फर होता है बस, तो यहाँ पे अगर आपसे हाइब्रिडेशन पूछा जाए सल्फर का तो ये sp2 है, sp3 काउंट करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अगर एक से अधिक लोन पेयर हुआ तो एक ही कंजुगेशन करेगा, बाकी कंजुगेशन नहीं करेगा, और 6 पार्ट हुआ तो एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता ही क्या होगा एरोमेटिक। तो ये बात ध्यान रखना, ये सारे टर्म, ये भी sp2 ही हाइब्रिड था और ये भी sp2 ही था, तो कंजुगेशन में जो होता है वो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होता। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड नोट्स, ठीक है ना, सेकेंड वाले का ये एप्लीकेशन है, आसान है, समझना है। थर्ड नोट, तीसरा नोट और इम्पोर्टेंट है, नोट 3 जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ फिजिबिलिटी की बात आ जाएगी, रिएक्टिविटी की बात आ जाएगी, ठीक है। नोट 3 क्या बोलता है, देखिए इसमें जो नोट 3 है वो क्या कहता है कि अगर किसी एटम के पास लोन पेयर निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड हैं, दोनों तीनों में से कोई दो, लोन पेयर भी है पाई बॉन्ड भी है, तो कंजुगेशन हमेशा पाई बॉन्ड करेगा। निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड है तो कंजुगेशन हमेशा पाई बॉन्ड करेगा, लोन पेयर परपेंडिकुलर टू द पाई बॉन्ड होता है, मतलब वो कंजुगेशन में नहीं होगा। बात समझ में आया क्या बोला, अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो लोन पेयर फ्री ऑफ द कंजुगेशन होगा और पाई बॉन्ड इन द कंजुगेशन होगा। एक एग्जांपल की तरह समझिए, पहले लिख लूं, if any atom or group have both pi bond and lone pair, or pi bond and negative charge
टुगेदर, एक साथ ही आ गया, टुगेदर, देन ओनली पाई बॉन्ड, तब सिर्फ पाई बॉन्ड ही कंजुगेशन करेगा, ओनली पाई बॉन्ड विल कंजुगेट, विल अंडरगो कंजुगेशन, will undergo conjugation lone pair और नेगेटिव चार्ज फ्री फ्रॉम कंजुगेशन होते हैं, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम कंजुगेशन, वो कंजुगेशन में नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा, वो कंजुगेशन का पार्ट नहीं होगा, वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो जब नहीं करेगा तो देखो आप जरा एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने ये इमीन लिखा, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, तो देखो अगर हम इसका कंजुगेशन कराएंगे तो ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा, ये पाई सिंगल पाई जाएगा, लोन पेयर क्या होगा, फ्री फ्रॉम कंजुगेशन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री फ्रॉम कंजुगेशन, ये कंजुगेशन से क्या होता है, फ्री होता है, कंजुगेशन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड लोन पेयर दोनों एक साथ ही, इस एटम पे देखो ना पाई बॉन्ड भी और लोन पेयर भी है, जब दोनों साथ में होंगे तो एक ही कंजुगेशन करेगा, दूसरा कंजुगेशन नहीं करता। ये इस रूल का लगा के हम 3 एप्लीकेशन कराते हैं। आप देखिए कौन कौन सा एप्लीकेशन, सबसे पहले देखिए, पहला है बेसिसिटी क्लियर करते हैं हम लोग, बेसिसिटी, आप लोग बताइएगा इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये आपका पिरिडीन है जिसके पास एक लोन पेयर है, और दूसरा एनिलीन है जिसके पास भी एक लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कौन ज्यादा बेसिक है, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो बताइए दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा। सो सवाल देखो यहाँ पे ये है कि इस एटम का जो लोन पेयर है वो क्या होगा, फ्री होगा, ये क्या होगा, फ्री फ्रॉम कंजुगेशन, तो जो कंजुगेशन में फ्री है उसके लिए एकदम मस्त जिंदगी है, ये किसी को अवेलेबल होगा देने के लिए, है ना, अवेलेबल फॉर डोनेशन, और जो डोनेशन के लिए एप्लीकेबल अवेलेबल है वो मोर बेसिक, और ये भाई साहब को देखो कंजुगेशन में है, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कंजुगेशन में है, कंजुगेशन वाले अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, तो खराब बेस, जो अवेलेबल ना हो कंजुगेशन के लिए वो अच्छा बेस, और जो कंजुगेशन के लिए अवेलेबल हो वो खराब बेस, तो एनिलीन इज अ पुअर बेस, वाई पिरिडीन इज अ बेटर बेस, तो आपका क्या हो गया, ये पुअर बेस हो गया इन कंपैरिजन टू पिरिडीन, है ना, पिरिडीन से क्या हो जाएगा, वो खराब बेस। देखो कितना आसान है समझना, बेसिसिटी क्लियर कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन आप करते हो साइट सेलेक्टिव प्रोटोनेशन, साइट सेलेक्टिव प्रोटोनेशन, मतलब कि प्रोटोनेशन किस साइट पे होगा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बोलूंगा H+ डालना है, तो H+ वहां जाएगा जहां मोर बेसिक होगा, ठीक है, जो लेस बेसिक होगा वहां H+ जाएगा ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैंने एक आपको स्ट्रक्चर दिया, बच्चों ये देखो ध्यान से देखिएगा, ये आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिया, NH लोन पेयर है, डबल बॉन्ड, और यहाँ भी एक लोन पेयर है, इसको मान लेते हैं नाइट्रोजन 1, दिस इज नाइट्रोजन 1 और दिस इज नाइट्रोजन 2, ठीक है, ये नाइट्रोजन 2 है। हमने अगर इस पे HCl डाला, HCl में H+ और Cl- आएगा, तो आप बताओ ये कहाँ पे जाकर प्रोटोनेट करेगा, कार्बन नंबर नाइट्रोजन नंबर 1 पे करेगा, नाइट्रोजन नंबर 2 पे करेगा, भाई जो मोर बेसिक होगा प्रोटोनेशन वहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या दिखाया कि ये जो लोन पेयर है भाई साहब ये कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन में टहल टहल के आराम से घूम रहा है, बट ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, फ्री है, तो फ्री है तो वही जाके प्रोटोनेट करेगा, जो कंजुगेशन में वो प्रोटोनेट नहीं करेगा। तो फिजिबिलिटी में जब बात करोगे तो आपको ये पता चलेगा, ये N आके यहाँ जुड़ गया, क्वाटनाइज हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव और बगल में आएगा Cl- नेगेटिव, ये सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट का जो प्रोटोनेशन हुआ, सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हुआ, वो जहाँ पे मोर बेसिक नाइट्रोजन होगा वहीं पे जाकर सेलेक्ट करेगा, वहीं पे जाकर अटैक करेगा, जो लेस बेसिक होगा वहाँ पे नहीं करेगा। एक तो एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसी में मान लो मैंने आपको एक रिएक्शन में और दिया, ठीक है, एक और दिया,
ये। अब आप इसमें बताओ इस वाले सिस्टम में कहां पे जाके प्रोटोनेशन होगा। अभी 1 मिनट मैं इसको बना लूं, ठीक है, ये रहा। अब इसमें किस नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन होगा, इसको हम नाइट्रोजन 1 मान लेते हैं, इसको नाइट्रोजन 2। अगर हम इसमें HCl डालें तो HCl कहाँ जाकर जुड़ेगा, प्लस किस पे और माइनस किस पे। अब देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों साथ में रखा है। जब दोनों साथ में होंगे तो क्या होगा, एक कंजुगेशन करेगा, ये कंजुगेशन करेगा और ये कंजुगेशन से फ्री होगा, तो फ्री होगा तो यही प्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया किसका, नोट नंबर 3 का। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला साइड सिलेक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी पता चल जाता है किसका ज्यादा है। चौथा नोट, ठीक है, नोट 4। नोट 4 ये बोलता है कि अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर तो वो कंजुगेशन में रहेगा, बट अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कंजुगेशन नहीं करता, ठीक है ना। इफ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन देन इट विल अंडरगो कंजुगेशन, बट इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन देन इट विल नॉट अंडरगो कंजुगेशन। उसका वजह है वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल ना होने की वजह से नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाता, और पॉजिटिव चार्ज आना मतलब प्रोटोनेट होना, और प्रोटोनेट होने में वो 5 बॉन्ड बनाएगा कंजुगेशन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। आइए एग्जांपल से देखें। नोट 4 क्या बोलता है, इफ नाइट्रोजन हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, देन कंजुगेशन विल टेक्स प्लेस, तब तो कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन विल टेक्स प्लेस, बट पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन will not undergo conjugation, वो कंजुगेशन शो नहीं करता है, ठीक है ना, वो कंजुगेशन शो नहीं करता है। रीजन क्या है, वाई दिस कोलावेरी, तो ये देखो इस वजह से। अगर हम ये आपको बोलें कि चलो भैया देखो ये आपका नाइट्रोजन है जिसको पॉजिटिव चार्ज में लगा दिया गया है ना, पॉजिटिव चार्ज आता है जब नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाएगा, है ना, तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखा है। अब आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव सिंगल डबल, सर कंजुगेशन है ना, पॉजिटिव सिंगल डबल आपने तो पढ़ाया था, पॉजिटिव सिंगल डबल होगा तो कंजुगेशन होगा। हाँ मैं पढ़ाया था, मैं मानता हूँ, एग्री, ठीक है, चलो अच्छा आप कर लो। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। अब जरा बताओ, कंजुगेशन हुआ तो आपकी बातों से एग्री रहते हुए मैंने एक और काम किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये CH डबल बॉन्ड N और ये हो गया, कंजुगेशन हो गया, है ना। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड। क्या ये पॉसिबल है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3। अगर हम टोटल ऑर्बिटल की बात करें तो s सब सेल में 1 ऑर्बिटल है और p सब सेल में 3, तो टोटल 4 ऑर्बिटल ही होते हैं नाइट्रोजन के पास। 4 ऑर्बिटल से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते थे, 4 से ज्यादा नहीं बना सकते थे। 5वां बॉन्ड नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब डब्बा ही नहीं है, मेहमान रहेंगे कहाँ जब घर ही नहीं है। 4 बना सकता था, ये अपनी औकात इतना बॉन्ड बना लिया। अब औकात से बाहर जाने के लिए डी चाहिए, इसके पास डी नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है और डी जो होता है वो थर्ड पीरियड से आता है, इसीलिए धोखा हो गया। अगर यही फॉस्फोरस होता तो बना लेता, क्योंकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी आ जाता है। तो दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग द कंजुगेशन, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा रिएक्शन मैकेनिज्म करने में। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया कंजुगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, जिससे पूरी की पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के धज्जियां उखाड़ कर रख देंगे हम लोग। सो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में पढ़ते हुए मेसोमेरिक इफेक्ट एंड एयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक जरूर करिएगा हर वीडियो को। थैंक यू सो मच।